नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग जनन से संबंधित समस्याओं के बारे में तथा ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उनके लिए संतान उत्पन्न की कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं उसके बारे में तथा जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग जनन से संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जनन स्वास्थ्य की सबसे पहली टॉपिक है परिवार नियोजन। सबसे पहला विषय है परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। परिवार नियोजन के अंतर्गत हमें यह बात पता चलती है कि हमें कम से कम संतान उत्पन्न करना चाहिए। परिवार नियोजन हमें बताता है कि कम से कम संतान उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि परिवार नियोजन के द्वारा ही हम विश्व तथा देश की जनसंख्या को उसकी वृद्धि से रोक सकते हैं। आज वर्तमान में परिवार नियोजन की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यदि परिवार नियोजन को सुनियोजित तरीके से न किया गया तो देश और विश्व की जनसंख्या निरंतर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती रहेगी। विश्व तथा देश के संसाधन सीमित हैं, परंतु जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण प्रतिस्पर्धा लोगों में बहुत अधिक बढ़ गई है। परिवार नियोजन ना होने के कारण जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जिसके कारण संसाधन भी तेजी के साथ घट रहे हैं। संसाधनों के घटने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम देखें तो जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय देश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। 35 करोड़ थी, परंतु 2011 की जनगणना के आधार पर यह संख्या बढ़कर लगभग 122 करोड़ हो गई। यह आंकड़ा अत्यंत डरावना है, जो हमें बताता है कि हमें परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। परिवार नियोजन के अंतर्गत सरकार ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। यह नारा हमें बताता है कि हमें कम से कम संतान उत्पन्न करनी चाहिए। परिवार नियोजन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों को लोगों को बताया जाता है। परिवार नियोजन हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन के द्वारा ही हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। परिवार नियोजन की कई युक्तियां होती हैं। इनमें सबसे पहला है गर्भ निरोधक। पहला है गर्भ निरोधक। कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
कॉन्ट्रासेप्टिव्स या गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गर्भ निरोधक ऐसी युक्ति है जो गर्भ को धारण करने से रोकती है, अर्थात गर्भ निरोधक प्रेगनेंसी या गर्भधारण को रोकने का कार्य करती है। गर्भ निरोधक की पहली युक्ति है आईयूडी। गर्भ निरोधक की पहली युक्ति है आईयूडी, अर्थात इंटेरा यूटेराइन डिवाइस। अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति या आईयूडी के द्वारा हम गर्भ को रोक सकते हैं। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं और यह डिवाइस अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन को रोकने का कार्य करती है, क्योंकि जनन तभी होगा जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचन करेंगे, परंतु आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अंडाणु और शुक्राणु के संयोग को ही रोक देती है, जिसके कारण जाइगोट का निर्माण या युग्मनज नहीं बनने पाता और निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। आईयूडी को फीमेल यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फीमेल यूट्रस में आईयूडी के होने के कारण अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है। यह फीमेल यूट्रस की संरचना है। यह वेजाइना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम लाइन, ओवेरी, फीमेल यूट्रस में आईयूडी दो प्रकार से स्थानांतरित की जा सकती है। पहला है कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी, अर्थात तांबा मोचक आईयूडी। पहला है तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक आईयूडी के अंतर्गत कॉपर टी, कॉपर 7 तथा मल्टीलोड 375 आते हैं। दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अर्थात हार्मोन मोचक इंटेरा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति। हार्मोन मोचक आईयूडी के अंतर्गत LNG-20,
LNG-20 तथा प्रोजेस्टेड आते हैं। IUD यह एक टी के आकार की डिवाइस होती है। IUD टी के आकार की डिवाइस होती है जिसे हम फीमेल यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं, फीमेल यूट्रस से जोड़ देते हैं। यह टी के आकार की डिवाइस आसानी से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित की जा सकती है। यह डिवाइस 2 प्रकार की होती है। पहला है कॉपर रिलीजिंग IUD, दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD यूट्रस में जब वेजाइना के रास्ते शुक्राणु आता है तो यदि यूट्रस में तांबा मोचक IUD लगी है तो यह IUD लगातार कॉपर आयनों का उत्सर्जन करती रहती है। ये कॉपर आयन शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं जिसके कारण शुक्राणु फैलोपियन नलिका में अंडाणु के पास नहीं पहुंचता और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भधारण नहीं होता। तथा हार्मोन मोचक IUD यह क्या करती है, यह यूट्रस में निषेचन प्रक्रिया का विरोध तो नहीं करती परंतु गर्भाशय की भित्तियों को अनस्वेटेबल कर देती है, जिसके कारण अंतर्रोपण की प्रक्रिया अंतः गर्भाशय भित्तियों पर नहीं होने पाती। तो इस प्रकार से दोनों युक्तियों के द्वारा हम गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर संतान उत्पन्न को रोक सकते हैं। गर्भ निरोधक की दूसरी युक्ति है शल्य क्रियात्मक विधि। दूसरी युक्ति है शल्य क्रियात्मक विधि, सर्जिकल प्रोसीजर। शल्य क्रियात्मक विधि का इस्तेमाल कर हम संतान उत्पन्न को रोक सकते हैं। शल्य क्रियात्मक विधि गर्भ निरोधक की स्थायी विधि होती है, जबकि IUD अंतः गर्भाशय युक्ति गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। शल्य क्रियात्मक विधि यह गर्भ निरोधक की स्थायी विधि है। इस विधि का इस्तेमाल ऐसी स्त्री पर या ऐसे पुरुष पर किया जाता है जो संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते, जबकि IUD का इस्तेमाल ऐसे दंपत्ति पर किया जाता है या ऐसे स्त्री या पुरुष पर किया जाता है जो कुछ समय के लिए संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते। शल्य क्रियात्मक विधि पुरुषों पर अलग प्रकार से अप्लाई की जाती है तथा महिलाओं पर अलग प्रकार से अपनाई जाती है। महिलाओं में शल्य क्रियात्मक विधि को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी यह फीमेल्स पर अप्लाई की जाती है। इस प्रक्रिया में महिला के मादा जनन अंगों से फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। शल्य क्रियात्मक विधि में यह ट्यूबेक्टॉमी है जिसमें अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया गया है। अब अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होगा, परंतु इधर से शुक्राणु जब आएगा तो फैलोपियन नलिका के कटे होने के कारण अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
अर्थात अब गर्भधारण नहीं होगा। इसी प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी क्रियाविधि ऐसी स्त्री पर अप्लाई की जाती है जो संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। इस प्रक्रिया में महिला के गर्भाशय से संबंधित अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भधारण पूरी तरह से रुक जाता है। शल्य क्रियात्मक विधि की दूसरी प्रक्रिया है जो पुरुषों के लिए की जाती है, उसे कहते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी प्रक्रिया सदैव पुरुषों पर अप्लाई की जाती है। हम शल्य क्रियात्मक विधि को सामान्य लैंग्वेज में नसबंदी भी कह सकते हैं। वैसेक्टॉमी में ये पुरुष का वास डिफरेंस है। इस प्रक्रिया में अर्थात वैसेक्टॉमी में हम वास डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं, जिसके कारण शुक्राणु का उत्सर्जन नहीं हो पाता। शुक्राणु का उत्सर्जन ना हो पाने के कारण निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। वैसेक्टॉमी शल्य क्रियात्मक विधि की ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल पुरुषों पर किया जाता है। इसमें पुरुष के वृषण से निकलने वाली वास डिफरेंस नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं जा पाता और शुक्राणु के ना निकलने के कारण निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप जनन रुक जाता है।